बायो में पहला क्वेश्चन में हम लोग अब तक पढ़े थे जंतुओं में पोषण। हम लोग का पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक वही था। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, आइए देखते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन का पाचन के लिए विशेष अंग होता है। बोल रहा है कि मनुष्य के और उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक अंग होता है, एक अलग अंग जगह होती है जो आहार नाल कहलाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है। आहार नाल से संबंधित कोई भी पाचक ग्रंथि होती है जो उनमें पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, मतलब निकालती है, जिससे भोजन का पाचन होता है, जिससे उस पाचक रस से भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मतलब पाचन तंत्र किस प्रकार बनता है, आहार नाल में पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया जो क्रिया होती है उससे मिलकर, जो सबको मिलाकर जो क्रिया होता है उससे पाचन तंत्र का नाम निर्माण करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का आहार नाल। अब आहार नाल क्या जानते हैं, यह एक कुंडलित रचना है जिसका लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह एक कुंडलित रचना मतलब गोलाकार टाइप का, और उसकी करीब कितनी लंबाई होती है, 8 से 10 मीटर तक की लंबाई होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्रव तक फैला होता है, मतलब पूरे शरीर में हमारे मुंह से लेकर मलद्रव तक यह फैला होता है। आहार नाल के विभिन्न अंग भागों की रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। आहार नाल के भी बहुत सारे भाग हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, वो बहुत सारे उनकी निम्नलिखित इस प्रकार दिया गया है कि पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। बोल रहा है कि मुख गुहा जो है हमारा मुंह आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरे होते हैं, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरे होते हैं। ठीक है, मुख गुहा के बंद करने के लिए दो मांस होठ होते हैं, ऊपरी तथा निचली होठ होते हैं, जिससे मुख गुहा बंद और खुलता है। मुख गुहा का जीभ तथा दांत होता है। मुख गुहा में क्या होता है, हमारे मुंह में जीभ तथा दांत होता है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। जीभ क्या है, हमारे मुख गुहा हमारे मुंह में एक फर्श पर मतलब सतह पर मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ता है। मतलब हम लोग का जीभ का अगला सिरा स्वतंत्र मतलब खुला रहता है और दूसरा सिरा वो पिछले वो फर्श से जुड़ा रहता है। जीभ का ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर, हमारे जीभ के ऊपर कोई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसका स्वाद कलियां कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हें स्वाद कलियां के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा हम अपने जीभ के द्वारा, इन्हीं छिद्रों के द्वारा हम कोई भी भोजन की स्वाद को परख सकते हैं। जीभ अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ जो अपनी गति के द्वारा जो हम लोग खाते हैं, उन्हीं जीभ की गति के द्वारा हम अपने भोजन को निगलते भी है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली सिरे पर, मसूरे पर क्या होता है, दांत व्यवस्थित होता है। प्रत्येक दांत जबड़े से मसूरे से जुड़ा होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूरे, जबड़े हम लोग जो ये जबड़े होते हैं इनके मसूरे से दांत जुड़े रहते हैं। दांत का वह भाग जो मसूरे से धसा होता है यह जड़ तथा वह भाग जो मसूरे के ऊपर निकला होता है सिरा या शिखर कहलाता है। जो ऊपर वाले जो दांत के मसूरे के अंदर जो भाग रहता है जो दांत का, वो जड़ कहलाता है। जो मसूरे के ऊपर वाला भाग होता है वो सिरा कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच एक भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। जड़ तथा हम लोग के दांत के जड़ में जो नीचे होता है, मसूरे के नीचे जो दांत होता है, मसूरे के ऊपर वाले जो दांत होता है, उन दोनों के बीच में एक भाग होता है जो होता है ग्रीवा, गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसके ऊपर दंतास्थित या डेंटाइन होता है। इसके ऊपर में क्या हम लोग का होता है, दांत के ऊपर में एक डेंटाइन तरह के प्रकार होते हैं, वो व्यवस्थित रहते हैं, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। जो इन सब को मिलाकर एक दांत का मतलब व्यवस्थित करता है, तैयार करता है दांत को। यह हड्डी से अधिक कड़ी
तथा पीले रंग की होती है। ये क्या होती है? जो हम लोग के जो हड्डी होती है उससे भी अब बहुत ज्यादा कड़ा होता है और पीले रंग का होता है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। हमारा जो दांत में जो डेंटाइन होता है उसके ऊपर भी एक कौन सा परत होता है? इनामेल नाम का एक परत होता है जो दांत को सुरक्षा देती है, जो हमारे दांत को क्या करती है? सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। दांत भोजन को काटने चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुखगुहा में कुल 32 दांत होते हैं। वयस्क हमारे जो मनुष्य जो 18 से above के होते हैं उनके मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। हमारे दांत में भी प्रकार होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कर्तनक या इंसाइजर, दूसरा है भेदक या केनाइन, तीसरा है अग्र चर्वनक या प्रीमोलर तथा चर्वनक या मोलर। दांत के प्रकार होते हैं। हम लोग देखिए दांत के प्रकार हम बताते हैं। जैसे हम लोग का निचला जबड़ा हुआ, इसे आप आधे भाग में डिवाइड कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे में आगे से 2 दांत को हम लोग का पहला क्या है? इंसाइजर। बस वो इंसाइजर हुआ, आगे से 2 दांत एक साइड की तरफ में। उसके बाद एक दांत को लेंगे तो वो क्या हुआ? केनाइन। और उसके बाद का 2 दांत प्रीमोलर और लास्ट का जो 3 दांत होता है जिसे वो मोलर कहलाता है। यही दांत के प्रकार होते हैं बस। ठीक है। दंतस्थित है। दंतिस्थ है जब हम कोई मीठा चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब यह चीजें हमारे दांतों से चिपक जाती है। जब हम कोई भी चीज मीठा, खट्टा, चाहे कुछ भी चीज जो हम लोग खाते हैं जिसे हम खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह सफाई नहीं करते हैं, इसके बाद वो हमारे दांतों से चिपक जाते हैं। इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। इसमें जो शक्कर होता है उसमें स्थित बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया उसे रासायनिक अम्ल बनाता है। यह अम्ल दांत का बाहरी कड़ी परत को क्रिया कर उसे नरम बना देता है। जो हम लोग अब जो बाहरी परत था, कौन? इनामेल जो हम लोग बाहरी परत था, बैक्टीरिया वो शक्कर को रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाता है और उस अम्ल के कारण वो कड़ी परत नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है। वहां पे क्या होता है? छिद्र हो जाता है, जो दंतिस्थ है कहलाता है। जो दंतिस्थ है कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? भोजन के महीन कण से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देता है। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांत पर एक स्थायी परत बना लेता है। जब वो अच्छी तरह से हम उसे बैक्टीरिया को नहीं हटाते हैं तो वो बैक्टीरिया अपने स्थान पर एक स्थायी परत बना लेता है। यह परत दंत प्लांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? दंत प्लाक कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों का नियमित रूप से अच्छे दंतमंजन से साफ करना चाहिए। इसलिए भोजन के बाद हमें अच्छे दंतमंजन से दांतों को साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाता है। ऐसा जब हम अच्छी तरह से दांत को नहीं साफ कर पाते हैं तो उसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे दांतों के भीतर प्रवेश कर जाता है। इससे दांत संक्रमित हो जाता है, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है, जिसके कारण दांत भी हमारा खराब हो जाता है और दांतों में दर्द होने लगता है। मनुष्य के मुखगुहे के 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुखगुहे में हम लोग के मुंह में क्या होता है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो पैरोटिड ग्रंथि पहला, सबमेंडिबुलर ग्रंथि दूसरा है तथा तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहलाती है। इसमें निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा मुखगुहा में गिरता है। इसमें निकलने वाला लार जो क्या होता है? नलिकाओं द्वारा हमारे मुंह में गिरता है। क्या है? ग्रासनी। हम लोग का टॉपिक है ग्रासनी। आइए इसके बारे में जानते हैं। मुखगुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। हमारे मुखगुहा का पिछला भाग, मुंह का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होता है। इसमें क्या होता है? 2 छिद्र होता है। निकल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। निकल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है तथा कंठ द्वार जो
श्वास नली में खुलता है। दो छिद्र था, निकल द्वार, कंठ द्वार। निकल द्वार आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। हमारे मुख गुहा के पीछे में दो छिद्र होता है, जिसके कारण एक श्वास नली होता है और एक श्वास नली और एक आहार नाल से जुड़ा होता है। ठीक है। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तब इसी पट्टी का एपिग्लोटिस के द्वारा श्वास नली को छिद्र को ढक दिया जाता है और हमारे भोजन को आहार नाल में भेजा जाता है। यही क्रिया होता है ग्रासनी का। ग्रास नली मुखगुहा से लार में सना हुआ भोजन निकल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। मुखगुहा से लार से सना हुआ जो भोजन होता है वो निकल द्वार से, जब हम उससे निकलते हैं, वो निकल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ सबसे पहले जाता है? ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के द्वार में तरंग की तरह सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है। जिसे क्रमाकुंचन, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रमाकुंचन कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता जाता है। ग्रास नली से भी नीचे की ओर घिसकता जाता है। कहाँ जाता है? ग्रास नली से। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। बोल रहा है कि ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होता है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली से कहाँ जाता है? अमाशय में। अब आइए आते हैं अमाशय के बारे में जानते हैं। अमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। उदर गुहा मतलब क्या होता है? पेट। हमारे पेट के बाईं ओर से हमारे पूरी दिशा में वो फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। हम लोग का अमाशय का आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक तथा पिछला भाग, पीछे वाले भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं। इन दोनों के बीच का भाग फिंडिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग को क्या कहते हैं? फिंडिक भाग कहते हैं। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के भीतर दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। आहार नाल का ऊपरी भाग वाला जो परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा उसको स्तर होता है, मतलब उसकी परत होती है। ठीक है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। कोशिकाओं का यह स्तर क्या होता है? जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, एक अंदर की ओर धंस जाता है। इस धंसे भाग की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर रस का निर्माण करती है। इस धंसे भाग की कोशिकाएं क्या करती है? जठर रस या अमाशय ग्रंथि का निर्माण करती है। जठर रस क्या? जठर रस की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जठर रस 3 प्रकार का होता है। पहला है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाएं के स्राव को मिलाकर सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। मतलब इन तीनों प्रकार के जठर रस को ग्रंथियों क्या बोलते हैं? जठर रस जो 3 प्रकार के उन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? जठर रस कहलाता है। ठीक है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेंसिनोजेन होता है। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है तथा पेंसिनोजेन होता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ से आता है? अम्लजन कोशिकाओं से आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेंसिनोजेन को सक्रिय पेंसिन नामक एंजाइम में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? पेंसिनोजेन को पेंसिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेंसिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेंसिन क्या करता है? अब पेंसिन प्रोटोन मतलब हमारे जो भोज्य पदार्थ जो हमारे पेट में कहते हैं उसे प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें वो नष्ट करता है।
म्यूकस तथा स्राव म्यूकस कोशिकाओं में होता है। म्यूकस का स्राव, म्यूकस कहाँ से आता है? म्यूकस कोशिकाओं के द्वारा आता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेंसिन में सुरक्षित रखता है। म्यूकस क्या करता है? अमाशय की दीवार तथा जठर रस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा किससे? एंजाइम पेंसिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। मनुष्य के हमारे अमाशय में 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, मतलब बहाव होता है। अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है। अमाशय की ग्रंथि से कभी कभी ज्यादा बहाव होता है, अम्लीय बहाव होने लगता है, जिसके कारण इसके दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है। म्यूकस का स्राव क्या होता है? घट जाता है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की अतिरिक्त स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे अमाशय में गोलाकार गड्ढे के रूप में वो घाव बन जाता है। ऐसे घाव अल्सर कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार का घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अमाशय की दीवार में जो वो घाव बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। जो बिना भोजन के रहते हैं, जो लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन आरंभ होता है। अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन के भोजन में जो वसा होती है उनका भी पाचन आरंभ होता है। यह वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। यहाँ वसा का पाचन कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। मतलब जो भोजन में जो वसा जो रहता है वो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा पाचन होता है। वो गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। जब वो भोजन अमाशय में क्या होता है? गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। कायम जो क्या करता है? अमाशय के पाइलोरिक छिद्र, जो पिछला भाग होता है अमाशय का, वो छोटी आंत में पहुंचता है। वहां से छोटी आंत के बारे में आइए जानते हैं हम। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बोल रहा है छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। यह बेलनाकार रचना का होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ होती है? इस छोटी आंत में पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर का होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। मतलब बोल रहा है कि अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब साइज के होते हैं। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। लंबाई जो भोजन के पदार्थ पर मतलब प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होता है, ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। जो सेल्यूलोज होता है उसका पाचन हम ठीक प्रकार से कर सके, इसलिए छोटी आंत की लंबाई उसमें अधिक होती है। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। मांसाहारी जो भोजन जंतु होते हैं उसमें अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है। छोटी आंत 3 भाग में होते हैं। 3 भागे होते हैं। छोटी आंत के भी 3 भागे हैं। ग्रहणी, जेजुजनम तथा इलियम में बटा होता है। छोटी आंत 3 भाग में बटा होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। जो अमाशय का पाइलोरिक जो भाग होता है, जो पिछला भाग होता है, वो उसके बाद ही शुरू होता है।
यह प्राय सी के आकार का होता है। इसका आकार किस आकार का होता है? सी के आकार का होता है। ग्रानी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। ग्रानी में मतलब हमारे ग्रानी में लगभग बीचों बीच क्या होता है? एक छिद्र का नलिका खुलता है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के पास से जुड़ने से बनी होती है। जो दो भिन्न भिन्न नलिकाएं होती हैं उससे जुड़ने से बनती है। वो कौन सी नलिका देखते हैं? इसमें से एक नलिका है अग्न्याशय वाहिनी, दूसरा है मूल पित्त वाहिनी होती है। इसके द्वारा ही छिद्र होता है। दोनों को जोड़ देने के कारण ही वहां पे छिद्र बन जाता है बीचों बीच। जेजूजनम छोटी आंत का मध्य भाग है। जेजूजनम जो है क्या है? छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। जो तीसरा भाग होता है वो छोटी आंत का ज्यादा भाग घेरता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। जो इस भाग है इलियम है, इसमें भोजन का अंतिम पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्न्याशय रस तथा आंत्र रस या सक्कस एंटिकस जो क्रमशः यकृत, अग्न्याशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव से की क्रिया से होता है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो पाचन क्रिया है वो इलियम द्वारा ही संपूर्ण होता है। इलियम में ही संपूर्ण होता है और इसी भाग में ही वो समाप्त हो जाता है जो भोज्य पदार्थ है। और छोटी आंत का भोजन का पाचन पित्त, अग्न्याशय रस तथा आंत्र रस या सक्कस एंटिकस जो क्रमशः यकृत, कहाँ से आते हैं? यकृत, अग्न्याशय तथा आंत्र ग्रंथि के स्राव है। जो क्या कहाँ से निकलते हैं? यकृत, अग्न्याशय और आंत्र ग्रंथि से निकलते हैं। कौन सी ग्रंथि है? ग्रंथि अग्न्याशय रस, आंत्र रस और सक्कस एंटिकस। ठीक है, ये क्रिया से होते हैं। पाचन कौन कौन सी क्रिया से होते हैं यहाँ पे बोल दिया। ये 3 रसों के द्वारा होते हैं और वो कहाँ से आते हैं? यकृत, अग्न्याशय और आंतरिक ग्रंथियों से। ठीक है, यकृत अब क्या है? यकृत जानते हैं यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। भार कितना होता है इसका? करीब 1.5 kg का होता है। 1.5 kg है। जो उदर से ऊपर दाहिने, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में व्यवस्थित होता है। उदर के ऊपरी दाहिने भाग मतलब पेट के हमारे ऊपरी दाहिने भाग में व्यवस्थित होता है। यकृत कोशिकाओं के पित्त का स्राव होता है। यकृत जो है कोशिकाओं से पित्त का स्राव करता है। स्रावित पित्त का संचयन पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। स्रावित जो पित्त होता है, यकृत जो पित्त छोड़ता है वो कहाँ इकट्ठित होता है? संचयन मतलब इकट्ठा पित्ताशय नामक एक छोटी थैली यकृत नलिकाएं निकलती है। यकृत से भी उनकी बहुत सारी छोटे छोटे नलिकाएं होती है। यकृत नलिका निकलती है। यकृत नलिका पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। वो नलिका निकलकर क्या बनाती है? एक पित्ताशय से जुड़कर, वो नलिका पित्ताशय से जुड़कर क्या बनता है? मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है, बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। जो पित्त होता है उसके अंदर वो क्या है? गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त का निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य होता है। पित्त का क्या कार्य होता है आइए देखते हैं। इसमें एंजाइम भी नहीं होता, ये भी कह दिया है। पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। मतलब बोल रहा है जो ग्रहणी में आए अम्लीय कायम जो होते हैं, कायम मतलब क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ जो गाढ़ा लेई की तरह होता है वो कायम होता है। उसे अम्लीयता को नष्ट कर, उसमें जो अम्लीयता पदार्थ होते हैं उसके नष्ट कर क्षारीय बनाता है। उससे पहले क्षारीय बनाता है ताकि अग्न्याशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। अग्न्याशय रस जो है उसमें क्रिया कर सके, इसलिए उसे क्षारीय बनाता है। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। पित्त का लवणों की सहायता से, जो पित्त होता है वो लवणों की सहायता से भोजन के वसा को तोड़ता है, विखंडन करता है तथा
पाइसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके, ताकि जो वसा को जो तोड़ने वाले जो एंजाइम है उस पर बहुत अच्छी तरीके से क्रिया कर सके। अब अग्नाशय मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं अग्नाशय है क्या। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले गाढ़े पीले रंग का एक ग्रंथि होता है जो अग्नाशय कहलाता है। क्या कहा है, अमाशय के ठीक नीचे एक ग्रहणी होता है जो गाढ़े पीले रंग का होता है, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, उसकी खुद एक बहुत पतली पतली के नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है, जो वो खुद में ही जुड़कर वो क्या बनाती है, अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है। अग्नाशय वाहिनी तथा मूलपित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है। अग्नाशय वाहिनी और मूलपित्त वाहिनी मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ी नलिका बनाती है। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलता है। फिर एक नलिका एक छिद्र के द्वारा वो कहाँ खुलता है, ग्रहणी में जाके खुलता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इस अग्नाशय में कौन कौन से रस पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर निम्नलिखित प्रकार से क्रिया करता है। भोजन पर इस प्रकार क्रिया करता है, जैसे देखते हैं एंजाइम स्टार्च और ग्लूकोज के ग्लाइकोज मिलकर क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। लाइपेज इमल्सीकृत वसा मिलकर क्या बनाता है, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बनाता है। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियसिड बनाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आंत ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां है क्या, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है। छोटी आंत की जो दीवार होती है उसमें बहुत सारी ग्रंथियां होती है। इसका स्राव आंत्ररस या सक्कस एंटिकस कहलाता है। इसका स्राव क्या कहलाता है, आंत्ररस या सक्कस एंटिकस कहलाता है। ठीक है, आंत्ररस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया इस प्रकार होती है। आंत्ररस के एंजाइम तथा भोजन पर उनकी क्रिया किस प्रकार होती है, आइए देखते हैं। पेप्टाइडेज पेप्टोन मिलकर क्या बनाता है, एमिनो अम्ल। लाइपेज बची हुई इमल्सीकृत वसा क्या बनाता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। ऐसे ही बहुत सी क्रियाएं हुई है, जैसे माल्टोस मिलकर माल्टेस और माल्टोस मिलकर ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोस मिलकर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार जो छोटी आंत में जो होता है, इसी क्रियाओं के द्वारा पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। जो भोजन होते हैं, जो जटिल अणु होते हैं, वो अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है। इस अवस्था में जो गाढ़े लेह की तरह जो कायम था वो और भी तरल पदार्थ में हो जाता है, तथा अब यह चाइल्ड कहलाता है। अब ये क्या कहलाता है, कायम के बाद वो क्या बन क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। चाइल्ड के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। इलियम के विलाई के द्वारा होता है। बोल रहा है यहाँ पे कि जो पचा हुआ पदार्थ है, कायम जो है, उसके बाद चाइल्ड कहलाता है। चाइल्ड के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। इलियम के विलाई के द्वारा मतलब यहाँ पे विलाई कह रहा है एक घसा हुआ छिद्र के द्वारा एक होता है, जिसके द्वारा भोजन अच्छी तरह पच जाता है। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे अवशोषण के उपरांत मतलब अवशोषण होने के बाद सरल भोजन विलाई में स्थित
जो विलाय में स्थित होता है रुधिर कोशिकाओं में रुधिर में मिल जाता है। क्या कहाँ मिलता है? वो रुधिर में जाकर वो मिल जाता है तथा रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित होता है। रुधिर संचार के द्वारा वो रुधिर में जाके मिलता है और वो रुधिर संचार के द्वारा सब जगह फैलता है। ठीक है, विपरीत किया जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है बड़ी आंत। छोटी आंत के बारे में हम लोग अब जान चुके हैं। अब क्या है बड़ी आंत? छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत का जो आहार नाल का जो अगला भाग छोटी आंत है उसका अगला भाग कहाँ खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है। बड़ी आंत के कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। यह भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाता है। कोलम और रेक्टम कहलाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जड़ों पर एक छोटी नली होती है। एक छोटी नली होती है जो सिक्कम कहलाता है। जो क्या कहलाता है? एक छोटी नली, वो क्या कहलाता है? सिक्कम कहलाता है। सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है। सिक्कम के एक शीर्ष पर से क्या होता है? अंगुली जैसी रचना होता है। ठीक है, जिसका सिरा बंद होता है। जिसका सिरा, ऊपरी सिरा क्या होता है? बंद होता है। यह रचना एपेंडिक्स कहलाता है। यह रचना क्या कहलाता है? हम लोग को एपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स कहलाता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का वहां पे कोई कार्य नहीं होता है। यह एक अवशोषण अंग है। यह एक अवशोषी अंग है। यह एक अवशोषी अंग है। ऊपरीगामी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन तथा अधोगामी कोलोन। अधोगामी कोलोन रेक्टम में खुलता है। अधोगामी कोलोन क्या कहाँ खुलता है? वो रेक्टम में जाके खुलता है, जो आंत में मलद्रव के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जो बचा हुआ जो पदार्थ होता है, जो बोझ पदार्थ, जो क्या मतलब मलद्रव, जो गंदगी होती है, वो मलद्रव द्वारा बड़ी आंत के द्वारा वो मलद्रव के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, अपचा भोजन इलियम से कोलोन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। जो अपचा भोजन जो नहीं पचता वो कहां से कहां तक जाता है? इलियम से कोलोन में से होते हुए कहां तक जाता है? रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल की अवशोषित हो जाता है। जल का अवशोषित हो जाता है, मतलब वो जल का अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम से संचित हो जाता है। रेक्टम से क्या होता है? वो संचित हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, जहाँ से यह समय समय पर मलद्रव के रास्ते शरीर से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, ये बड़ी आंत भी हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। ठीक है, और जो चित्र नंबर 1.9 दिया है, जो मनुष्य का आहार नाल और संबंध पाचन ग्रंथियां है, उस चित्र को आप लोग बनाइएगा और उसमें जितनी 3 बार आप लोग उसको बनाइएगा और जहाँ पे क्या क्या उसको नामांकित करना, उसको सबको याद करना है। उसे 3 बार कॉपी में बनाइएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और यहाँ पे जो समरी के टाइप में एक जो हेडिंग दिया है, टॉपिक वाइज जो दिया है, उसको सबको पढ़ना है। पूरे लेसन को एक बार दोबारा पढ़ना है और जो ना समझ में आए वो सर से पूछ लेना है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो 1 वर्ड है, जो लॉन्ग मेथड है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सबको बनाना है। सारे क्वेश्चन को बनाना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। सारे एक कॉपी में नोट डाउन रहना चाहिए। ठीक है, और सारे जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो सर से डिस्कस करना है। ठीक।